नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज हम कश्मीर में भारतीय सेना के हाथों मारे गए आतंकवादी रियाज नाइकू के एनकाउंटर का विश्लेषण करेंगे। रियाज नाइकू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का आखिरी बड़ा कमांडर था और उसके खात्मे के साथ ही कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वालों की कमर टूट गई है। रियाज नाइकू पर 12 लाख रुपए का इनाम था और बुरहान वानी के मारे जाने के बाद वो कश्मीर में आतंक का पोस्टर बॉय बना हुआ था। इस आतंकवादी के एनकाउंटर के साथ ही हंदवाड़ा के शहीदों का बदला भी आज पूरा हो गया। लेकिन आज हम उन लोगों को भी एक्सपोज करेंगे जो आज बहुत दुखी हैं, जो इस आतंकवादी के एनकाउंटर के बाद इसे इंसानियत का मसीहा बताने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कोई इसे पेंटिंग का शौकीन बता रहा है, तो कोई इसे गरीब दर्जी का मासूम बेटा कह रहा है और कोई इसे गणित का अध्यापक बता रहा है। अच्छी बात यह है कि इस आतंकवादी का शव उसके परिवार को नहीं सौंपा जाएगा और हम शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि आतंकवादियों से उनका अंतिम संस्कार का अधिकार छीन लिया जाना चाहिए और अब ठीक ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि ये सारे लोग शायद ये समझते हैं कि आतंक फैलाने के बाद इन्हें जन्नत नसीब होगी और जन्नत में 72 हूर इनका इंतजार कर रहे होंगी। इसके अलावा आज हम आतंकवादियों की तारीफ में कसीदे गढ़ने वालों का भी राजनीतिक गणित आपको समझाएंगे। इसके बाद हम कोरोना वायरस के बाद जारी होने वाले उस इम्यूनिटी पासपोर्ट की बात करेंगे जो संघर्ष के इस दौर में आपके सर्वाइवल का सर्टिफिकेट बनेगा। आपके शरीर में बनने वाला एक प्रोटीन लॉकडाउन और अर्थव्यवस्थाओं के दरवाजों को खोल सकता है। इस प्रोटीन को ही एंटीबॉडीज कहते हैं। पूरी दुनिया में अब यह बहस चल रही है कि संक्रमण के बाद जिनके शरीर में ये एंटीबॉडीज बन चुके हैं उन्हें ही इम्यूनिटी पासपोर्ट जारी किए जाएं, क्योंकि अब इन्हें दोबारा संक्रमण होने की आशंका बहुत कम रहेगी। और अगर ऐसा होता है तो यही लोग घर से बाहर निकल पाएंगे, यही लोग यात्राएं कर पाएंगे, यही लोग अर्थव्यवस्थाओं को भी चला पाएंगे। अंग्रेजी में दो मशहूर कहावत हैं, हेल्थ इज वेल्थ और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है और जो पूरी तरह से फिट होता है वही जीवित रह पाता है। कोरोना वायरस के दौर में ये दोनों ही बातें अब चरितार्थ हो रही हैं। आपकी इम्यूनिटी इस बात का प्रमाण है कि आपके पास स्वास्थ्य की पूंजी है या नहीं। इसलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्या जिनके शरीर में इम्यूनिटी होगी उन्हीं के कदमों में अब भविष्य में दुनिया रहेगी। यानी आप जितने स्वस्थ होंगे उसके आधार पर ही ये बात तय होगी कि आपको वीजा मिलेगा, आपको पासपोर्ट मिलेगा और आपको कौन कौन सी नौकरियां मिलेंगी। और आखिर में हम इंस्टाग्राम पर मौजूद उस चैट ग्रुप का विश्लेषण करेंगे जिसका नाम है बॉयज लॉकर रूम। इस चैट ग्रुप पर स्कूल जाने वाले बच्चे आपस में अश्लील बातचीत किया करते थे, लड़कियों पर अभद्र टिप्पणियां करते थे और लड़कियों को रेप की धमकी देते थे। आज हम आपको उस विसल ब्लोअर की गवाही सुनाएंगे जिसने इस चैट ग्रुप का खुलासा किया था। यह खुलासा देश के करोड़ों माँ बाप को हैरान करने वाला होगा, इसलिए आपको यह गवाही आज जरूर सुननी चाहिए। आज आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और आज हमारे शहीदों की आत्मा को भी थोड़ी शांति जरूर मिली होगी। आज हमारे शहीदों के परिवारों को संतुष्टि मिली होगी, क्योंकि हमारे जवानों ने कश्मीर में आतंक के एक बड़े चेहरे का नामो निशान मिटा दिया है। आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का आखिरी बड़ा कमांडर रियाज नाइकू आज मारा गया है। रियाज नाइकू का एनकाउंटर सुरक्षा बलों के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में था, जिसकी तलाश पिछले 3 साल से हो रही थी। इस आतंकवादी के सिर पर 12 लाख रुपए का इनाम था। यह कश्मीर में आतंकवाद के पोस्टर बॉय बुरहान वानी के मारे जाने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन की रीढ़ की हड्डी बन चुका था। कश्मीर में नए आतंकवादी तैयार करने और उन्हें हिजबुल जैसे आतंकी संगठनों में भर्ती करवाने में ये माहिर था। ये कश्मीर में आतंकवादियों के लिए एक रोल मॉडल बन गया था, जो उसी तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता था जैसे बुरहान वानी किया करता था। कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों पर जितने भी हमले हुए हैं उनकी प्लानिंग रियाज नाइकू ने ही की थी। इसका पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे जिहादी आतंकवादियों और उनके संगठनों से भी सीधा संवाद रहता था, उनसे यह लगातार संपर्क में रहता था।
रियाज नायकू पिछले 8 साल से कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा था और वर्ष 2012 में वो आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा और बुरहान वानी के गैंग में शामिल हो गया। 2016 में बुरहान वानी जब मारा गया और 2018 तक उसके गैंग का सफाया हो गया। इसके बाद रियाज नायकू ने हिजबुल मुजाहिदीन में अपना एक अलग गैंग तैयार किया, लेकिन आज नायकू के मारे जाने के बाद इस गैंग का भी काम तमाम हो चुका है। रियाज नायकू को आज पुलवामा में उसके ही गांव में सुरक्षा बलों ने मार डाला। यह बहुत मुश्किल एनकाउंटर था क्योंकि रियाज नायकू का अपना एक पक्का नेटवर्क था जिससे उसे सुरक्षा बलों की हर हलचल के बारे में, हर मूवमेंट के बारे में जानकारी पहले से ही मिल जाती थी। इसलिए वो 3 साल से हर बार बच जाता था। जैसे ही सुरक्षा बल उसकी तरफ चलते थे उसे पहले से खबर मिल जाती थी। इसके अलावा रियाज नायकू का दक्षिण कश्मीर के इलाके में काफ़ी खौफ था। किसी भी मुखबिर के बारे में जानकारी मिलने पर वो ISIS के स्टाइल में उसकी हत्या कर देता था। सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान अक्सर उसके निशाने पर रहते थे और आपको याद होगा जब कई जवान और कई पुलिस वालों को जब उनका अपहरण होकर उनकी हत्या होती थी, उनमें भी इसी आतंकवादी का हाथ होता था। हम आपको इस आतंकवादी की कुछ वर्ष पहले की एक धमकी आज सुनाना चाहते हैं और ये तब की है जब बुरहान वानी मारा गया था। तो सोशल मीडिया पर इस तरह के संदेश डालकर ये कश्मीर के युवाओं का ब्रेन वॉश करता था, ये प्रोपेगेंडा चलाता था और उस इलाके में ये खौफ का व्यापार करता था, अपना एक खौफ बनाकर रखता था। लेकिन आज भारत के सुरक्षा बलों ने इसका पार्सल बनाकर नर्क में भेज दिया है। ये जरूर ये समझता होगा कि इन्हें जन्नत नसीब होगी। ऐसे लोग जरूर ये समझते हैं कि ये जन्नत में जाएंगे, 72 हूर वहां इनका इंतजार कर रही होंगी। लेकिन आज इस रियाज नायकू को ये समझ में आया होगा कि इस तरह की मौत के बाद क्या हासिल होता है। रियाज नायकू भारत को बर्बाद करने के सपने देखता था, लेकिन भारत के वीर जवानों ने उसे आज उसकी कब्र में पहुंचा दिया। रियाज नायकू को मार गिराने के साथ ही सेना ने कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन की अब कमर तोड़ दी है, क्योंकि अब इस संगठन को चलाने वाला कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं बचा है। रियाज नायकू के मारे जाने से कश्मीर में नए आतंकवादियों की भर्ती में भी बहुत कमी आएगी और इससे भारतीय सेना का मनोबल भी जरूर बढ़ेगा, जिस पर पिछले कुछ दिनों से बड़े हमले हुए हैं। आपने देखा होगा हमारे कई जवान हाल ही के दिनों में शहीद हुए हैं। आज भारतीय सेना ने, हमारे सुरक्षा बलों ने उनका बदला ले लिया। रियाज नायकू जैसे आतंकवादी भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये आतंकवादी हमारे शहीद जवानों और उनके परिवारों के गुनहगार हैं। लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि भारत में ही एक वर्ग इन्हीं आतंकवादियों के लिए ऐसी बातें, ऐसे शब्द लिखता है जिससे इन आतंकवादियों के लिए हमदर्दी जुटाई जा सके। हमारे यहाँ ही कई ऐसे मीडिया हाउस हैं, अखबार हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं जो रियाज नायकू की वो बातें बता रहे हैं जिनका कोई मतलब ही आज नहीं है। कोई रियाज नायकू को एक गरीब टेलर का मासूम बेटा बता रहा है, तो कोई ये बता रहा है कि रियाज नायकू को पेंटिंग का कितना शौक था। कोई उसे गणित का अध्यापक बता रहा है जो आतंकवादी बन गया मजबूरी में, तो कोई उसे हिजबुल मुजाहिदीन का नेता बता रहा है। हम भी चाहते तो रियाज नायकू के बारे में ऐसी जानकारियां दे सकते थे, लेकिन ये जानकारियां बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, ये प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है। सबसे अहम बात यह है कि रियाज नायकू एक आतंकवादी था और देश का दुश्मन था। उसके बारे में ऐसा बताना कि वो एक आम इंसान था, ये उसके अपराधों को कम करने की कोशिश करने जैसा है। और आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे हमारे देश के पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं जो ये कहने लगते हैं कि ये आतंकवादी इसलिए बना क्योंकि इस पर सेना ने अत्याचार किए थे, ये आतंकवादी इसलिए बना क्योंकि एक बार किसी सैनिक ने इसे थप्पड़ मार दिया था, ये आतंकवादी इसलिए बना क्योंकि इसने बड़े बड़े सपने देखे थे और वो सपने चूर चूर हो गए, वो सपने टूट गए। और ऐसा हमने पहली बार नहीं देखा। जब बुरहान वानी को भारतीय सेना ने मार गिराया था तब भी उस बुरहान वानी को गरीब हेडमास्टर का एक मासूम बेटा बताने वाले लोग अचानक से सामने आ गए थे। यही इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। रियाज नायकू जैसे आतंकवादियों को आम इंसान की तरह पेश करने की कोशिश में जो लोग उसके लिए ऐसी बातें आज लिख रहे हैं, उन्हें इन बातों पर आज शर्म आनी चाहिए और आप सब लोगों को भी ऐसे लोगों को पहचान कर उनके नाम अपनी डायरी में नोट कर लेने चाहिए।
लेकिन इस देश में आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी हमदर्दी रियाज नायकू जैसे आतंकवादियों के साथ है, जिनकी कलम उनके खिलाफ अभी लिखने में कांप रही है। उनके हाथ कांपते हैं, उनके होंठ कांपते हैं आतंकवादियों के खिलाफ कुछ भी कहने में। आपने देखा होगा हमारे ऐसे बहुत सारे नेता भी हैं जो जब पुलित्जर प्राइज मिला 3 भारतीय पत्रकारों को, फोटो जर्नलिस्ट को, तो तुरंत उन्हें बधाई दे दी, लेकिन सुरक्षा बलों को बधाई नहीं दे रहे। रियाज नायकू का असली बायोडेटा यही है कि वो कश्मीर के युवाओं को गुमराह करके उन्हें आतंकवादी बनाता था, यानी आतंकवादियों की भर्ती करता था। वो हमारे सुरक्षा बलों के जवानों और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों पर हमले करवाता था। पुलिस के कई जवानों को उसने किडनैप करवाया था और किडनैप करके उनकी हत्या करवाई थी। कश्मीर के गांवों के कई सरपंचों की भी उसने हत्या की थी। यानी जो भी भारत के पक्ष की बात करता था, विकास की बात करता था, तिरंगे की बात करता था, उसे ये आतंकवादी किडनैप करवा लेता था या उसकी हत्या कर देता था। उसने कश्मीर के कई नागरिकों को पुलिस और सेना का मुखबिर बताकर उनकी हत्या की। वो सेब के किसानों और कारोबारियों को लूटता था और उनसे वसूली करता था। ये आतंकवादी अफीम और भांग के नशे के कारोबार से भी जुड़ा हुआ था, यानी इसके अंदर दुनिया का हर ऐब था। सबको पता है कि कितने मुश्किल हालात में हमारे जवान इन आतंकवादियों से कश्मीर में लड़ते हैं। सुरक्षा बलों के सामने एक तरफ हथियारों से लैस आतंकवादी होते हैं, तो दूसरी तरफ इन आतंकवादियों को बचाने के लिए पत्थरबाज आ जाते हैं। ये पुलवामा के बेगपुरा में उसी जगह की तस्वीरें हैं जहां पर रियाज नायकू का एनकाउंटर चल रहा था। आप इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से इस इलाके के लोग सुरक्षा बलों की गाड़ियों पर, इस गाड़ी पर हमला कर रहे हैं, किस तरह से पथराव हो रहा है। गाड़ी को चारों तरफ से लोकल लोगों ने घेर लिया है। कई पत्थरबाज सुरक्षा बलों की उस गाड़ी के ऊपर चढ़ गए हैं और हैरानी की बात यह है कि ये वही लोग थे जिन्हें सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर शुरू होने से पहले उनके घरों से बाहर सुरक्षित निकाला था, जिससे इन लोगों पर कोई खतरा ना आए, इन्हें कोई चोट ना लगे। लेकिन यही एहसान फरामोश लोग बाद में सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंक रहे थे। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हीं तस्वीरों को कश्मीर में मानवाधिकार की तस्वीरें बनाकर पेश किया जाता है और ऐसी तस्वीरों से ही पुलित्जर अवार्ड भी जीते जाते हैं। इन्हीं तस्वीरों को कश्मीर का कोई फोटो जर्नलिस्ट खींचेगा, इन तस्वीरों को, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें भेज दिया जाएगा और फिर इन्हीं को बड़े बड़े पुरस्कार मिले जाएंगे और जिसमें दिए जाएंगे और फिर उसमें यह बताया जाएगा कि देखिए कितना अत्याचार हो रहा है कश्मीर के युवाओं पर। अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो बड़े बड़े पुरस्कार हैं ये कैसे दिए जाते हैं और हम ऐसे लोगों को पुरस्कार गैंग कहकर क्यों पुकारते हैं। क्योंकि इसके लिए अपनी आत्मा बेचनी पड़ती है, इसके लिए झूठ बोलना पड़ता है, इसके लिए झूठी तस्वीरें खींचनी पड़ती हैं, इसके लिए अपनी आत्मा को गिरवी रखना पड़ता है और इसके लिए अपने देश से गद्दारी करनी पड़ती है। उसके बाद आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं। सुरक्षा बलों के लिए रियाज नायकू को मार गिराना बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वो कम से कम 4 बार ऐसे हालात में भी सुरक्षा बलों को चकमा दे चुका था जब उसके बचने के कोई आसार नहीं थे। एक बार त्राल में वो सुरक्षा बलों के घेरे के बीच ही सुरंग बनाकर भाग गया था। इसलिए इस बार हमारे सैनिक उसे कोई मौका नहीं देना चाहते थे और इसी वजह से इस ऑपरेशन को सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर के बड़े अधिकारी खुद मॉनिटर कर रहे थे। लगातार मॉनिटरिंग हो रही थी और हम आपको इस एनकाउंटर की कुछ इनसाइड स्टोरी भी आज बताना चाहते हैं। पिछले 3 दिन से सुरक्षा एजेंसियां रियाज नायकू का पता लगाने में जुटी थी। इसी बीच ये जानकारी मिली कि वो बेगपुरा के अपने गांव में अपनी मां से मिलने के लिए आ सकता है। ये उसका पुश्तैनी गांव है। कल शाम को नायकू की लोकेशन के बारे में सुरक्षा एजेंसियों को पता चला कि वो अपने गांव में मौजूद है। इसके बाद सैनिकों ने उस पूरे इलाके को घेर लिया। लेकिन शुरुआत में सुरक्षा बलों को यह लगा कि रियाज नायकू के बारे में मिली जानकारी शायद सही नहीं है और सुरक्षा बलों ने उस जगह से वापसी की तैयारी शुरू भी कर दी। लेकिन उसी वक्त सुरक्षा बलों के मुखबिर, जिसे सेना की भाषा में कैट कहा जाता है, मुखबिर ने पुख्ता तौर पर यह बता दिया कि नायकू गांव में ही मौजूद है और इसके बाद हमारी सेना ने फिर से ऑपरेशन शुरू किया। इसके बाद
सुरक्षा बलों ने इस गांव को घेर लिया। ये करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का इलाका था, जिसमें ऑपरेशन से पहले गांव के घर खाली करवाए गए और वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन चुनौती यह थी कि रियाज नायकू सुरंग का इस्तेमाल करता था। सुरक्षा बलों को यही शक था कि कहीं इस बार भी ये किसी सुरंग का इस्तेमाल करके भाग न जाए। इसलिए 3 जेसीबी मशीनें मंगवाई गई और रात भर इस इलाके में अलग अलग जगहों पर उस सुरंग को ढूंढने के लिए खुदाई की गई। रात भर खुदाई चली। इसी बीच सुबह होते होते सुरक्षा बल उस घर के बहुत करीब तक पहुंच गए जहां यह आतंकवादी छुपा हुआ था। लेकिन जैसे ही सुरक्षा बल उस घर के करीब पहुंचे, रियाज नायकू और उसके साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने इसके बाद उस घर को ध्वस्त कर दिया। फिर भी रियाज नायकू बच निकला और भागकर दूसरे घर में छुप गया। लेकिन यहीं पर सुरक्षा बलों ने उसे और उसके साथी को मार गिराया। जी न्यूज की टीम भी इस एनकाउंटर के पूरे समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। हमने ये पूरी जानकारी ग्राउंड जीरो से अपने रिपोर्टर्स के जरिए आपके लिए निकाली है। एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों का जोश इस बड़ी कामयाबी की कहानी आपको खुद बता देगा। आज कश्मीर के पुलवामा में 2 जगह और एनकाउंटर हुए, जिसमें 4 आतंकवादी मारे गए। चारों आतंकवादियों के शव उनके परिवारों को नहीं दिए गए हैं और इस बात को सुनकर हो सकता है कि कुछ मानवाधिकार संगठन और हमारे यहाँ के डिजाइनर पत्रकार इस बात के विरोध में खड़े हो जाएं और आतंकवादियों के मानवाधिकारों की दुहाई देने लगें। लेकिन ये बिल्कुल सही किया गया है और आपको याद होगा, हम ये लगातार कहते रहे हैं कि इन आतंकवादियों को अंतिम संस्कार का कोई अधिकार होना ही नहीं चाहिए। इन आतंकवादियों के शव उनके परिवारों को बिल्कुल नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि इन आतंकवादियों के अंतिम संस्कार के जरिए इन्हें हीरो बनाया जाता है, जुलूस निकाला जाता है, फिर उसका चारों तरफ प्रचार प्रसार किया जाता है और इन्हें हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है। और कश्मीर में इन्हीं तस्वीरों को देखकर फिर नए आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। इन सारे आतंकवादियों का ब्रेन वॉश किया जाता है और कहा जाता है कि जब ये मारे जाएंगे उसके बाद ये जन्नत में जाएंगे, जहां 72 हूरें इनका इंतजार कर रही होंगी। लेकिन जब इनसे इनके अंतिम संस्कार का अधिकार छीन लिया जाएगा, जब इनके शव जो हैं, जो इनकी डेड बॉडीज हैं, वो इनके परिवार तक नहीं पहुंचेंगी और जब इनका अंतिम संस्कार उनके हिसाब से नहीं होगा, तब इनको समझ में आएगा कि आतंक फैलाने का जो रिजल्ट होता है, नतीजा होता है, वो क्या होता है। इसलिए इस आतंकवादी का शव भी उसके परिवार को नहीं सौंपा जाएगा। ये एक बड़ी बात है जो भारत सरकार ने अब शुरू की है, हमारी सेना ने ये बात शुरू की है। अब आतंकवादियों के शव उनके परिवारों को नहीं दिए जाते और आगे भी नहीं दिए जाएंगे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने एक बार कहा था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। ये पंक्तियां पाकिस्तान के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पराक्रम का आधार है। ये बदला हुआ भारत है, ये नया भारत है और बदला हुआ भारत आतंकी हमले के बाद बातचीत करने में समय बर्बाद नहीं करता, पाकिस्तान को डोजियर पर डोजियर देने की भूल नहीं करता, सबूत देने में समय बर्बाद नहीं करता। बदला हुआ भारत अब सिर्फ बदला लेता है और बदला लेने के बाद बॉडी भी वापस नहीं करता। 9 मई 2019 को मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू में भी मैंने उनसे यही पूछा था कि शांति और युद्ध को लेकर अब भारत क्या सोचता है, नए भारत की सोच क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं। और आज के दिन आपको उनके ये विचार जरूर सुनने चाहिए। ये इंटरव्यू तो है 1 साल पुराना, लेकिन आज जो कुछ हुआ है और आजकल जो हो रहा है, उसकी सोच कहां से आती है वो आप आज देख पाएंगे। तो ये नया भारत है जहां आतंकवादी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे और जब मारे जाएंगे तो उनके शव भी उनके परिवार तक कभी पहुंचेंगे नहीं। ये नई चीजें हैं, अब भारत बदल रहा है और आज हमें बड़ी खुशी है क्योंकि पिछले 2-3 दिन से आप सब लोग भी हमारे शहीदों के अंतिम संस्कार देखते देखते थक चुके होंगे। आप भी शोक मनाते हुए थक चुके होंगे और आपको ये लगता होगा कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये आतंकवादी अभी आखिर के 2-3 दिनों में हमें बहुत गहरी चोट देकर गए हैं। वो तस्वीरें फिर से आज हम आपको बता देते हैं। आप याद कीजिए कर्नल आशुतोष शर्मा को, आप याद कीजिए उन सारे शहीदों को जिनके अंतिम संस्कार, जिनकी शोक सभा में हम आपको कल ही लेकर गए थे और उनके परिवार के
वो तस्वीरें आपने देखी थी जब वो कितने दुखी नजर आ रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि न जाने हमारे इन शहीदों का बदला कब लिया जाएगा, लेकिन ये बदला 24 घंटे के अंदर ही ले लिया गया। इसलिए आज हमें बड़ी खुशी है कि हम शहीदों के इन परिवारों को आज कुछ कह सकते हैं। हालांकि ये शहीद तो हमारे वापस नहीं आएंगे, जो चला गया वो लौटेगा नहीं। हमें बड़ी खुशी होती है आज कि ये जो शहीद हुए हमारे सैनिक, इन्हीं के हाथों ये आतंकवादी अगर मारा जाता तो और भी हमें बड़ा अच्छा लगता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इनका बदला हमने जरूर ले लिया। हमने कल आपसे पुरस्कार गैंग के बारे में कुछ बातचीत की थी, थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे, क्योंकि ये कश्मीर में जो कुछ हो रहा है बहुत सारे लोगों के लिए ये एक उद्योग है, ये पुरस्कार लेने का एक जरिया है, ये पैसा कमाने का एक जरिया है। क्योंकि कश्मीर को लेकर भारत विरोधी दुष्प्रचार करने वाली कुछ तस्वीरों पर पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था, आपको याद होगा। आज हम आपको सबसे पहले 4 ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जो दुनिया का कोई भी अवार्ड जीतने की हकदार हो सकती हैं, लेकिन उन्हें अवार्ड मिलेगा नहीं। ये तस्वीरें हमारे उन जवानों के परिवारों की हैं जो जवान कश्मीर में इन्हीं खूंखार आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। पहली तस्वीर देखिए, यह हंदवाड़ा में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा की पत्नी पल्लवी शर्मा की तस्वीर है, जो अपने पति को अंतिम विदाई देते हुए सल्यूट कर रही है। यह तस्वीर को देखिए, बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए। क्या इस तस्वीर को कोई पुरस्कार मिलेगा? हमारा सवाल यह है। दूसरी तस्वीर देखिए, कर्नल आशुतोष शर्मा की पत्नी अपने पति की चिता के सामने तिरंगा लेकर अपने सीने से तिरंगे को चिपकाकर खड़ी हुई हैं। जज्बे की ऐसी तस्वीर दुनिया में आपको और कहां मिलेगी? क्या इस तस्वीर को कोई पुरस्कार मिलेगा? तीसरी तस्वीर देखिए, यह शहीद कर्नल शर्मा की मां की तस्वीर है, जो अपने बेटे को अंतिम विदाई दे रही हैं और सल्यूट कर रही हैं। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। क्या 80 वर्ष की इस बुजुर्ग मां की इस भावुक तस्वीर को कोई पुरस्कार मिलेगा? और उनके पीछे देखिए, कर्नल शर्मा की पत्नी आंख बंद करके कुछ सोच रही हैं, शोक मना रही हैं। इस तस्वीर को क्या पुलित्जर प्राइज मिलेगा? अब चौथी तस्वीर दिखाते हैं। हंदवाड़ा में शहीद हुए मेजर अनुज सूद की पत्नी आकृति की तस्वीर है, जो ताबूत में रखे अपने पति के पार्थिव शरीर के पास बैठी हैं और बेबसी से देख रही हैं। क्या इस तस्वीर को कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा? आज हम पुरस्कार गैंग के लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या यह तस्वीर किसी पुलित्जर अवार्ड के लायक नहीं है? क्यों ऐसी तस्वीरें, बहुत साधारण तस्वीरें बना दी जाती हैं और इन पर कोई बात नहीं करता? जब कोई सैनिक शहीद होता है तो सिर्फ वही बलिदान नहीं देता, उसके साथ उसका पूरा परिवार बलिदान देता है। लेकिन क्यों इन परिवारों का दर्द दुनिया में किसी और को दिखाई नहीं देता? क्या सिर्फ एक तरफा तस्वीरें ही जो एक तरफा बात बताती हैं, एक तरफा पक्ष लेती हैं, क्या उन्हीं तस्वीरों को पुरस्कार दिया जाएगा? पिछले कई दशकों में भारत के बड़े बड़े बुद्धिजीवी और बड़े बड़े पत्रकार पुरस्कार गैंग का हिस्सा बने हैं। जो लोग इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो इनकी विचारधारा पर चलते हैं, उनके लिए कोई भी अवार्ड जीतना बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही लोगों को अवार्ड मिलता है। इन लोगों ने ऐसी परंपरा बना दी है जिसमें भारत विरोधी एजेंडा चलाने वालों को खोज खोज कर निकाला जाता है और उन्हें सम्मानित किया जाता है। और इसी की वजह से देश विरोधी दुष्प्रचार करने वालों को हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। ये लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी दुष्प्रचार में जुट जाते हैं। कश्मीर पर जिन तस्वीरों को पुलित्जर पुरस्कार मिला, वो इसी दुष्प्रचार का हिस्सा हैं। लेकिन हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें अवार्ड मिलना तो दूर, जिन पर कोई बात भी नहीं करता, क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए एक खास एजेंडा नहीं चलाया जा सकता। ये तस्वीर सच कहती हैं, ये तस्वीर आपको सत्य की तरफ लेकर जाती हैं, ये सही तस्वीर है, इसीलिए इन्हें पुरस्कार नहीं मिलता है। लेकिन इन तस्वीरों को ऐसे नकली पुरस्कार चाहिए भी नहीं। इन तस्वीरों को पुरस्कार आप लोग देते हैं। इस देश के करोड़ों लोग इन तस्वीरों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, इन परिवारों का सम्मान करते हैं, इन्हें प्यार करते हैं, इन्हें अपना परिवार मानते हैं। और जब आप इन तस्वीरों को देखकर आपकी आंखों में एक आंसू भी अगर आता है, तो वो इन तस्वीरों के लिए, इन शहीदों के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है। इसलिए आज हम ये कह भी नहीं रहे कि इन तस्वीरों में आपको, हमें कोई इन तस्वीरों को पुरस्कार दिलाना है। हमें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप लोग इन तस्वीरों को
अपने अपने दिल से पुरस्कार देते रहिए, वही सबसे बड़ा पुरस्कार है। कश्मीर की ऐसी कई तस्वीरों को, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं जिसमें सेना और सुरक्षा बल लोगों की मदद करते हुए आपको दिखते हैं। ऐसी तस्वीरें आपको बहुत मिल जाएंगी जिसमें आम कश्मीरी परिवार और सुरक्षा बल के जवान एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हैं। अभी कोरोना का संकट काल चल रहा है तो सुरक्षा बल इस मुसीबत में फंसे हर कश्मीरी की मदद कर रहे हैं। सेना और सुरक्षा बल कश्मीर के लोगों की जान बचाने से लेकर उन्हें जरूरत का सामान पहुंचाने में जुटे हैं। लेकिन आपने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी। आपने किसी डिजाइनर पत्रकार को न्यूज चैनल पर इस पर चर्चा करते हुए नहीं देखा होगा, न ही सोशल मीडिया पर कोई आपने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी। जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर ऐसी आती हैं उन्हें हम जैसे और आपके जैसे लोग ही पोस्ट करते हैं। आपने किसी नेता, किसी बुद्धिजीवी या किसी पत्रकार को इन तस्वीरों पर बधाई देते हुए नहीं देखा होगा, इसीलिए इन्हें पुरस्कार नहीं मिलता। अब आपको कश्मीर की एक और तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर भी आपसे एक सवाल पूछ रही है और वो सवाल यह है, क्या इस तस्वीर को कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा? यह तस्वीर देखिए, इस बच्ची को देखिए। आपको जो बच्ची दिख रही है रोते हुए, वो तस्वीर 8 वर्ष की जोहरा की है। जोहरा जम्मू कश्मीर के एक शहीद पुलिसकर्मी की बेटी है। जोहरा के पिता अब्दुल रशीद शाह की 2017 में आतंकवादियों ने कश्मीर के अनंतनाग में गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह तस्वीर उस वक्त की है जब जोहरा को बताया गया कि उसके पिता अब जिंदा नहीं है। जोहरा उस वक्त कह रही थी कि वो अपने पिता को जाने नहीं देगी। घर वाले उसे दिलासा दे रहे थे और उसके पिता और कह रहे थे कि उसके पिता एक दिन जरूर लौटकर आएंगे। तो जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की जूरी होती है, जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार हैं, डिजाइनर पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनके दिल इन तस्वीरों को देखकर पसीजते नहीं, क्योंकि उन्हें किसी और चीज के लिए पैसा मिलता है, उन्हें किसी और चीज के लिए रखा गया है। उनके आका कहीं और बैठे हुए हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है इन तस्वीरों को देखकर आपका दिल जरूर पसीजा होगा, आपकी आंखों में जरूर आंसू आए होंगे और यही इनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, क्योंकि आप लोग ही इस देश की, इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हैं। कुछ लोगों के लिए शहादत ही सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है, लेकिन आम लोग इतने खुशनसीब नहीं होते और उनके लिए स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए आपने देखा होगा, अंग्रेजी में एक बड़ी मशहूर कहावत है जहां कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन इस कहावत को आपने कभी गंभीरता से नहीं लिया होगा, सिर्फ किताबों में पढ़कर छोड़ दिया होगा। इसी तरीके से विज्ञान के एक सिद्धांत से भी एक कहावत निकली है जो कहती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये कहावत नहीं है, असल में ये एक थ्योरी है। इस थ्योरी को कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये सिद्धांत मशहूर वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने दिया था, जिसके मुताबिक सिर्फ वही लोग जीवित रहते हैं या रहेंगे जो लगातार बदलते रहते हैं और जो सबसे फिट होते हैं। यानी इस दुनिया में, पृथ्वी पर वही रहेगा जो सबसे फिट है। अब इन दोनों ही कहावतों को चरितार्थ करने का समय आ गया, इन दोनों थ्योरीज को। अब स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और अगर आप फिट हैं तभी आप नौकरी भी कर पाएंगे, तभी आप अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं भी कर पाएंगे, वेकेशन पर भी जा पाएंगे और तभी आप अपने परिवार और समाज को बचा पाएंगे। यानी अब आपका सर्वाइवल इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितने फिट हैं, कितने स्वस्थ हैं। यानी अब स्वास्थ्य ही आपका पासपोर्ट होगा और स्वास्थ्य ही आपकी नई डिग्री होगा। सब कुछ आपके स्वास्थ्य के आसपास घूमेगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि आपका स्वास्थ्य कैसे लॉकडाउन में बंद अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल सकता है। इस अर्थव्यवस्था का सीधा संबंध आपकी नौकरी से है, आपके व्यापार से है, आपकी जेब से है। आप कहां जाकर नौकरी करेंगे, कहां जाकर क्या काम करेंगे, आपका पूरा जीवन इस पर निर्भर करता है। और यह किस पर निर्भर करता है? अब यह निर्भर करेगा आपके फिटनेस लेवल पर, आपके स्वास्थ्य पर। क्योंकि दुनिया भर की सरकारें अब यह चाहती हैं कि अर्थव्यवस्थाओं को जल्द से जल्द खोल दिया जाए, लेकिन संक्रमण के डर की वजह से यह फैसला लेना आसान नहीं है किसी के लिए भी।
अगर सरकारों ने जल्दबाजी की तो जिन लोगों को संक्रमण है वो दूसरे लोगों को बीमार कर सकते हैं और ऐसे में हालात काबू से बाहर हो जाएंगे और लॉकडाउन को और कई महीनों तक बढ़ाना पड़ सकता है। यह सबसे बड़ी चुनौती है। तो अब सवाल यह है कि आखिर क्या किया जाए। अगर आप सब कुछ बंद कर देंगे तो अर्थव्यवस्था नीचे बैठ जाएगी। फिलहाल वैज्ञानिक इसके 3 उपाय सुझा रहे हैं। पहला ये कि जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन ना बन जाए तब तक सभी लोगों को घरों में बंद रखा जाए। दूसरा उपाय, जिनके शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है, उन्हें बाहर निकलने की इजाजत दे दी जाए। और तीसरा उपाय यह है कि देश की सारी जनसंख्या को एक ही बार में संक्रमित होने दिया जाए। ऐसा हो जाने पर सिर्फ बुजुर्गों और बीमार लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोगों के शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएंगे और इन लोगों के दोबारा बीमार पड़ने की आशंका बहुत कम हो जाएगी। इसे हर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, यानी इम्यूनिटी लेवल्स अपने आप डेवलप हो जाएंगे। ये 3 तरीके मुख्य तौर पर सामने आते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था की चुनौती को देखते हुए दुनिया भर की सरकारें ना तो सब लोगों को घरों में बंद रख सकती हैं और ना ही इस पक्ष में है कि जानबूझकर जनता के बीच संक्रमण फैलने दिया जाए। पहली स्थिति में लाखों लोग भूख और गरीबी से मर जाएंगे। दूसरी स्थिति में भी लाखों लोग बीमार या बुजुर्ग होने की वजह से मर जाएंगे। इसलिए अब कई देश कोरोना वायरस से स्वस्थ हो चुके लोगों को इम्यूनिटी पासपोर्ट जारी करने पर विचार कर रहे हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसे अब आपको भी समझना चाहिए, क्योंकि यहां इस खबर के जरिए हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा, क्योंकि अब इसके बाद सब कुछ बदलने वाला है। ये वो लोग हैं जिनका शरीर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ चुका है, यानी ये संक्रमित हो चुके हैं और अब इनके दोबारा बीमार पड़ने की आशंका कम है। दरअसल, और ये क्यों है, आपके शरीर में जब भी कोई वायरस प्रवेश करता है तो शरीर उससे कई चरणों में लड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में अक्सर 1 से 2 हफ्ते का समय लगता है। पहले चरण में कुछ विशेष तरह की कोशिकाएं वायरस के संक्रमण को धीमा करने की कोशिश करती हैं, उससे लड़ती हैं। अगर शरीर इस कोशिश में जल्द ही सफल हो जाता है तो कई बार संक्रमण के लक्षण दिखाई नहीं देते, यानी आप पहले राउंड में ही जीत जाते हैं। ऐसे लोगों को ही एसिम्प्टोमेटिक कहा जाता है, यानी जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, यानी इनके शरीर में वायरस तो है लेकिन उससे जुड़े लक्षण नहीं मिलते। दूसरे चरण में शरीर वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। ये एंटीबॉडीज हर वायरस के लिए अलग अलग होते हैं, यानी शरीर इन्हें बीमारी के हिसाब से कस्टमाइज करता है। ये एंटीबॉडीज एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो वायरस से लड़ते हैं। इसके अलावा शरीर में मौजूद टी सेल्स उन दूसरी कोशिकाओं की पहचान करती हैं जो वायरस से संक्रमित हैं। इसके बाद टी सेल्स संक्रमित कोशिकाओं के सफाई का, यानी उन्हें खत्म करने का काम शुरू करती हैं और कुछ विशेष प्रकार की टी सेल्स को मेमोरी टी सेल्स कहा जाता है। ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो शरीर में आए दुश्मन को याद रखती हैं और अगली बार जब कोई वायरस या बैक्टीरिया आपके शरीर पर हमला करता है तो ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और उनसे कैसे निपटा जाए वो फॉर्मूला इन्हें याद रहता है। एक आसान से टेस्ट के जरिए पता लगाया जा सकता है कि किस व्यक्ति के शरीर में संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद हैं या नहीं, और इस जांच के बाद आपको इम्यूनिटी पासपोर्ट जारी किया जा सकता है और हो सकता है कि भविष्य में विदेश यात्राओं के लिए उन्हें ही वीजा दिया जाए, उन्हें ही पासपोर्ट दिया जाए जिनके पास ये इम्यूनिटी पासपोर्ट होगा। यानी एक पासपोर्ट वो जो आपके पास अभी है, उस पासपोर्ट में यह देखा जाता है कि आप आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति तो नहीं हैं, आपके ऊपर कोई कानूनी मामला तो नहीं चल रहा, आपके ऊपर कोई शिकायत तो नहीं है, आप कोई अपराध करके तो नहीं भागे हैं। वो ये चेक करते हैं। अब उसके आधार पर आपका पासपोर्ट बनता है और आपको वीजा मिलता है। पर भविष्य में आपको पासपोर्ट इस आधार पर मिलेगा कि आप कितने स्वस्थ हैं और आपके शरीर में कितनी एंटीबॉडीज हैं इस पर। इसलिए आपका पूरा की पूरा जीवन इसके बाद बदलने वाला है। फिलहाल आप जब किसी और देश में जाते हैं तो आपको वीजा की अलग अलग श्रेणियों में से किसी एक को चुनना होता है। अगर आप नौकरी करने के लिए किसी देश में जा रहे हैं तो आपको अलग प्रकार का वीजा दिया जाता है। घूमने जा रहे हैं तो ट्रैवल वीजा जारी होता है या टूरिस्ट वीजा जारी होता है। इसी तरीके से अलग अलग वीजा आपको लेने पड़ते हैं। इसके लिए आपकी शैक्षिक योग्यता, आपके बैंक अकाउंट, आपराधिक रिकॉर्ड और मेडिकल रिकॉर्ड की जांच की जाती है। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में विदेश यात्रा के लिए वीजा आपके शरीर में मौजूद एंटीबॉडीज के आधार पर दिया जाने लगे। अगर आप अपने देश के अंदर भी कामकाज पर लौटना चाहते हैं तो भी हो सकता है कि आपको सरकार से इम्यूनिटी पासपोर्ट हासिल करना पड़े। कई देशों में इसे रिस्क फ्री सर्टिफिकेट भी कहा जाता है।
यानी नौकरी भी इसी आधार पर लगेगी। जो देश अपने नागरिकों को इम्यूनिटी पासपोर्ट जारी करने के बारे में सोच रहे हैं, उनमें बड़े बड़े देश शामिल हैं। उनमें ब्रिटेन, अमेरिका, चिली, इटली और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। लेकिन अब आप ये भी जान लीजिए कि भविष्य में जारी होने वाले ये हेल्थ पासपोर्ट या हेल्थ सर्टिफिकेट आखिर काम कैसे करेंगे। फिलहाल इसकी कोई मानक प्रक्रिया तय नहीं है, लेकिन जो हो सकता है वो हम आपको आज बताना चाहते हैं। सबसे पहले आपकी सरकार आपसे कह सकती है कि आप एक विशेष मोबाइल फोन एप्लीकेशन पर अपना पहचान पत्र अपलोड करें और फिर अपनी सेल्फी उस पर अपलोड करें। आपके पहचान पत्र से आपके चेहरे का मिलान होने के बाद आपको एंटीबॉडी टेस्ट कराने के लिए भेजा जा सकता है। अगर टेस्ट में यह पता चला कि आपको कोरोना वायरस हो चुका है और आप इससे इम्यून हो चुके हैं, तो आपको एक विशेष QR कोड जारी किया जाएगा। इसके बाद जब आप अपने दफ्तर जाएंगे तो गेट पर आपका ये QR कोड स्कैन किया जाएगा। ये QR कोड स्कैन करने से ये पता चलेगा कि आप कोरोना वायरस से इम्यून हैं। इसी प्रक्रिया का पालन आपको बस में करना होगा, ट्रेन में, मेट्रो में, हवाई जहाज में, हर जगह यही पालन करना होगा। शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट में, सिनेमा हॉल्स में भी आपका इम्यूनिटी सर्टिफिकेट देखकर ही आपको प्रवेश मिलेगा, क्योंकि दूसरों की सुरक्षा का सवाल है। अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है तभी आप अंदर जा पाएंगे, अगर ठीक नहीं है तो आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसकी वजह से आप संक्रमित होंगे और फिर यह संक्रमण आप दूसरों को फैला देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जिन लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा है, आगे के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलेंगे। मनोरंजन भी उन्हीं का होगा, बाहर जाकर खाना भी वही लोग खा पाएंगे, उन्हें नौकरियों पर रखा जाएगा, विदेश यात्रा भी वही लोग कर पाएंगे। लेकिन इससे आशंका ये पैदा होती है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया दो वर्गों में बंट जाएगी, दो हिस्सों में बंट जाएगी। एक वर्ग में वो लोग होंगे जिनके पास अलग अलग वायरस से लड़ने के लिए ताकत है, यानी इम्यूनिटी है, यानी जो पूरी तरह स्वस्थ लोग हैं। और दूसरे वर्ग में वो लोग आ जाएंगे जिनके पास ऐसी इम्यूनिटी नहीं है। और यही दो वर्ग आने वाले समय में किसी देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा तय करेंगे। जिनके पास इम्यूनिटी सर्टिफिकेट नहीं होगा वो अपने शरीर का ध्यान रखने लगेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएंगे, ताकि वो भी रिस्क फ्री सर्टिफिकेट एक दिन हासिल कर पाएं। राजनीतिक पार्टियों को अपने घोषणा पत्र में जाति, धर्म और आरक्षण जैसी बातों की जगह स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि जब हर चीज स्वास्थ्य के आसपास घूमने लगेगी, आपका नौकरी पेशा, आपका व्यापार, आपकी यात्रा, आपका मनोरंजन, हर चीज अगर स्वास्थ्य पर आधारित होगा, तो इसका मतलब यह है कि आपके देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो स्वास्थ्य बन जाएगा। और जो राजनीतिक पार्टियां जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ती हैं, ये चुनावी मुद्दा भी सबसे ऊपर हो जाएगा। हर चीज स्वास्थ्य के आसपास घूमेगी और समाज के ये दो वर्ग ही चुनाव में ये तय करेंगे कि किस पार्टी की सरकार आएगी और किसकी जाएगी। और हर पार्टी जो स्वास्थ्य के मामले में अच्छा काम करेगी वही पार्टी जीतेगी, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ी करेंसी बन जाएगी। और यहां आपको यह पता चलेगा कि यह क्यों कहा गया कि हेल्थ इज वेल्थ। इसलिए दो बातें हम आपको बार बार आपके दिमाग में आज छोड़कर जा रहे हैं, हेल्थ इज वेल्थ और दूसरा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्योंकि ये होने वाला है। यहां हम 3 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद ये कहानी का दूसरा हिस्सा हम आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये इम्यूनिटी पासपोर्ट अब आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा।